नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब तो मतलब पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफी फेमस है। 1997 में आई थी और करोड़ों कॉपीज भी की हैं इसकी। बिल्कुल, 4 करोड़ से ज्यादा। तो जाहिर है कुछ तो बात होगी इसमें। इसे कई लोग एक क्लासिक मानते हैं। हाँ, और इसका जो तरीका है समझाने का, वो कहानी वाला, अपने 2 डैड्स की कहानी, एक रिच डैड, एक पुअर डैड। वही, उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे, पुअर डैड, और दोस्त के पिता जो उद्यमी थे, वो रिच डैड। इसी से वो पैसों के सबक सिखाते हैं। और शायद यही कहानी वाला अंदाज इसे इतना पॉपुलर बनाता है। हाँ, हो सकता है। तो आज हम क्या करेंगे, हमने इस किताब पर जो भी समीक्षाएं मतलब रिव्यूज वगैरह मिले हैं उन्हें खंगाला है। राइट। और हमारा मकसद है इसके जो मुख्य विचार हैं, इसकी अच्छी बातें, और हाँ, जो इसकी कमजोरियां हैं या जो चेतावनियां समीक्षक देते हैं, हाँ, वो समझना जरूरी है। उन सबको समझना। क्यों ये इन्हें इंस्पायरिंग है कुछ लोगों के लिए, और क्यों कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जरा संभल कर। बिल्कुल, तो शुरू करें। हाँ, चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे फेमस आइडिया, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। कियोसाकी की वो चूहा दौड़ वाली बात, वो क्या है असल में? देखिए, कियोसाकी का तर्क ये है कि ज्यादातर लोग ना एक ट्रैप में फंसे हैं। ट्रैप? कैसा ट्रैप? वो ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। पर जैसे ही कमाई बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं। अच्छा, हाँ, नई गाड़ी, बड़ा घर। एग्जैक्टली। तो नतीजा ये कि वो फाइनेंशियली कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते, हमेशा अगली सैलरी का इंतजार। कियोसाकी इसे ही रैट रेस कहते हैं, एक तरह की गुलामी। तो फिर इससे निकले कैसे? मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना तो हल नहीं हुआ फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कियोसाकी कहते हैं कि असली चीज है ये सीखना कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे। ये सिर्फ बचत या खर्च घटाने से कहीं आगे की बात है, ये पैसे को देखने का नजरिया बदलने की बात है। और यहीं पर शायद उनका दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, असेट्स और लाइबिलिटीज, संपत्ति और देनदारियां। बिल्कुल, ये तो किताब का कोर है एक तरह से। सुनने में तो सीधा लगता है, पर वो इसे समझाते कैसे हैं? बहुत सिंपल तरीके से। हाँ, बहुत सिंपल। एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस। जैसे किराए की प्रॉपर्टी जिससे रेंट आ रहा है, स्टॉक्स जिससे डिविडेंड मिल रहा है, या कोई बिजनेस जिससे प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। और लाइबिलिटी मतलब देनदारी? देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। आपका होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। उनका एक फेमस कोट भी है, शायद आपने सुना हो। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब सिर्फ खर्चे करते हैं, और मिडिल क्लास वो देनदारियां खरीदता है ये सोचकर कि वो संपत्ति है। ओ, ये लाइन तो सोचने पर मजबूर करती है, खासकर वो मिडिल क्लास वाली बात। हाँ, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा ही सिंपल नहीं है? जैसे घर को देनदारी कह देना। अपना घर तो बहुत लोग सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, और यही वो बात है जो रिव्यूज में बार बार उठाई जाती है। अच्छा। हाँ, कियोसाकी का घर को लाइबिलिटी कहना, क्योंकि उस पे मॉर्गेज, टैक्स, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है, मतलब अति सरलीकरण। समीक्षक कहते हैं कि भाई घर इक्विटी भी बनाता है, टैक्स बेनिफिट भी देता है, उसकी कीमत भी बढ़ सकती है टाइम के साथ, तो उसे सिर्फ पैसा निकालने वाली चीज कह देना ठीक नहीं, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। तो ये सिंप्लिसिटी जहां किताब को आसान बनाती है, वहीं थोड़ी मिसलीडिंग भी हो सकती है। बिल्कुल। और ये हमें शायद उनके अगले आइडिया पर ले जाता है कि जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है, स्कूल कॉलेज वाली, वो हमें पैसे के बारे में कुछ सिखाती ही नहीं। हाँ, वो इसके बड़े क्रिटिक हैं। कहते हैं स्कूल कॉलेज आपको शायद अच्छी नौकरी के लिए तैयार कर दें, अकादमिक ज्ञान दे दें, पर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं देते। मतलब पैसा कैसे काम करता है, इन्वेस्ट कैसे करें, ये सब नहीं सिखाते। नहीं, उनका मानना है कि असल दुनिया में कामयाब होने के लिए फाइनेंशियल समझ ज्यादा जरूरी है, डिग्री से भी ज्यादा। तो फिर क्या सीखना चाहिए उनके हिसाब से? वो जोर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना सीखने पर, टैक्स कैसे काम करते हैं ये समझने पर, इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने पर। वो कहते हैं स्कूल हमें अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाता है, एम्प्लॉयर या इन्वेस्टर नहीं। तो अगर नौकरी रास्ता नहीं है तो फिर क्या है? उनका चौथा पॉइंट शायद इसी से जुड़ा है, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, वो जॉब को बस एक टेम्परेरी चीज मानते हैं। कहते हैं असली वेल्थ बिल्डिंग होती है इनकम जनरेटिंग वेंचर्स से। जैसे रियल एस्टेट, अपना छोटा बिजनेस, स्टॉक मार्केट में निवेश, मतलब ऐसी चीजें खड़ी करना जो आपके लिए पैसा कमाएं,
कैश फ्लो बनाने वाली संपत्ति। और ये सीधा उनकी एसेट वाली बात से जुड़ गया, ऐसी चीजें बनाओ या खरीदो जो जेब में पैसा डालें। एग्जैक्टली। जब आप कोई ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो आपके बिना भी चले, या ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिससे रेंट आए, तो आप पैसे को काम पे लगा रहे हैं, सिर्फ अपना टाइम बेचकर नहीं कमा रहे। इन सब के अलावा कियोसाकी माइंडसेट पे भी बहुत जोर देते हैं ना। एक वो बात कि हमें अपनी भाषा बदलनी चाहिए, मैं ये नहीं खरीद सकता कहने की बजाय। हाँ, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है उनका। वो कहते हैं, जब हम कहते हैं आई कांट अफोर्ड इट, तो हम अपना दिमाग बंद कर लेते हैं, सोचना बंद। अच्छा। इसके बजाय पूछो हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मतलब मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। और इस सवाल से क्या होता है? ये सवाल आपको मजबूर करता है सोल्यूशन ढूंढने के लिए, क्रिएटिव बनाता है, एक्शन लेने को प्रेरित करता है। ये ग्रोथ माइंडसेट वाली बात है। ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, कि आप चैलेंजेस को प्रॉब्लम नहीं बल्कि सीखने का मौका समझें। उनका एक और कोट है ना कि स्कूल में हमें सिखाते हैं गलतियां बुरी हैं, पनिशमेंट मिलती है, पर असल में इंसान सीखता ही गलतियां करके है। सही बात है। और एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट में तो ये माइंडसेट बहुत जरूरी है, गलतियों से सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब अगर हम किताब की स्टाइल पर आए, ये कोई टिपिकल फाइनेंस गाइड तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा रिव्यूज में भी आता है, स्टाइल बहुत इनफॉर्मल है, कहानी जैसी, भाषा सिंपल है, और वो अपने मेन आइडियाज को बार बार दोहराते भी हैं ताकि याद हो जाए। शायद। हर चैप्टर एक लेसन पर फोकस करता है, रिच डैड और पुअर डैड की नजरिए से। तो इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, बजट कैसे बनाएं, कौन से शेयर खरीदें। और यही एक बड़ी आलोचना भी है, ये किताब मोटिवेशन और माइंडसेट पे ज्यादा है, कैसे करें गाइड पर कम। मतलब प्रेरणा देती है पर प्लान नहीं देती। हाँ, इसे एक मोटिवेशनल किताब समझना ज्यादा सही है, प्रैक्टिकल मैनुअल नहीं। तो चलिए, अब तक जो हमने बात की और जो रिव्यूज हमने देखे, उसके बेसिस पर इसकी ताकतें क्या हैं? पहली तो यही कि ये आसान है समझना, कहानी की वजह से। हाँ, एक्सेसिबल है। दूसरी बड़ी ताकत है माइंडसेट पर फोकस। ये आपको पैसे और काम को लेकर आपकी सोच पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। पारंपरिक सोच को चैलेंज करती है। तीसरा, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से परिचय कराती है, कैश फ्लो, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, भले ही सिंपल तरीके से। और चौथा, ये एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करती है। बहुत लोग मानते हैं कि इसी किताब से उनकी फाइनेंस में रुचि जगी। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए कमियों के बावजूद इसे अक्सर एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, खासकर अगर कोई अपनी सोच बदलना चाहता है पैसे को लेकर। लेकिन अब आते हैं कमजोरियों और आलोचनाओं पर, जो रिव्यूज में काफी मिलती हैं। सबसे पहली और बड़ी क्या है? वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की कमी। जैसा हमने कहा, मोटिवेशन तो है, पर अब क्या करें ये क्लियर नहीं है। लोग पढ़ के एक्साइटेड तो होते हैं, पर समझ नहीं पाते कि शुरू कहां से करें। थ्योरी ज्यादा है, एक्शन प्लान कम। और दूसरी आलोचना, ओवर सिंप्लीफिकेशन। वो घर वाला उदाहरण, क्या ये और भी जगह है? हाँ, ये पूरी किताब में दिखता है। वो चीजों को अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाते हैं, एसेट या लायबिलिटी, एम्प्लॉय या एंटरप्रेन्योर, जबकि असल दुनिया में बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं। ये सिंपल लगना शुरू में अच्छा लगता है, पर अगर बारीकियां ना समझें तो गुमराह भी कर सकता है। एक और बात उठती है, कहानियों की सच्चाई। क्या रिच डैड सच में थे? हाँ, इस पर काफी सवाल उठे हैं। क्या वो एक ही आदमी थे, या कई लोगों का मिक्सचर, या काफी हद तक काल्पनिक? कियोसाकी ने भी कभी सीधा जवाब नहीं दिया। तो इससे क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। बिल्कुल। क्या ये असली अनुभव हैं या सिर्फ समझाने के लिए बनाई गई कहानियां? और शायद सबसे सीरियस आलोचना है रिस्की सलाह को लेकर। वो कर्ज को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात करते हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हाँ, और खतरा ये है कि वो इन स्ट्रैटेजीज के रिस्क को कम करके बताते हैं या ठीक से समझाते नहीं। तो एक नया इन्वेस्टर जो सिर्फ ये किताब पढ़कर ढेर सारा लोन ले ले और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट कर दे, वो मुश्किल में पड़ सकता है। समीक्षक कहते हैं कि ये गेट रिच क्विक वाली सोच को बढ़ावा दे सकता है, जिसमें सावधानी और रिस्क मैनेजमेंट पीछे छूट जाता है। एग्जैक्टली। तो ये एक जरूरी सवाल है, इस किताब की सलाह को कितना सीरियसली लें। बिल्कुल। और रिव्यूज का निचोड़ यही लगता है कि बिगिनर्स को बहुत सावधान रहना चाहिए। इंस्पिरेशन लेना ठीक है, पर इसे आंख बंद करके फॉलो करना खतरनाक हो सकता है। यही कियोसाकी का वो दूसरा कोट याद आता है, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना रखते हैं। आइडिया अच्छा है, पर पैसा रखने के लिए अक्सर समझदार प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट और शायद प्रोफेशनल सलाह की भी जरूरत होती है, जिसे किताब उतना महत्व नहीं देती। अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो ये तो मानना पड़ेगा कि असर बहुत बड़ा रहा है। लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया है इसने।
हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इसने पैसे की बातचीत को आम आदमी तक पहुंचाया है। लोगों को ट्रेडिशनल रास्ते पढ़ो, नौकरी करो, रिटायर हो जाओ पर सवाल उठाने को उकसाया है। एक पूरी पीढ़ी को शायद इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में सोचने पर लगाया है। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन इसी बड़ी पिक्चर में वो आलोचनाएं भी हैं। जो स्थापित फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो इसे कैसे देखते हैं? उनकी क्या राय है? कई एक्सपर्ट्स इसकी आलोचना करते हैं। मेन पॉइंट वही कि ये बिना जरूरी सेफ्टी नेट या गहरी फाइनेंशियल एजुकेशन के रिस्क लेने को ग्लोरीफाई करती है। अच्छा। वो मानते हैं कि लोगों में गलत उम्मीदें जगा सकती हैं और उन्हें ऐसे कदम उठाने को प्रेरित कर सकती है जिसके लिए वो तैयार ना हो। बैलेंस की कमी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो रिच डैड पुअर डैड एक कॉम्प्लेक्स किताब है। इसकी वैल्यू शायद माइंडसेट शिफ्ट करने में है। हाँ, लोगों को पैसे और वेल्थ क्रिएशन के बारे में अलग ढंग से सोचने पर मजबूर करने में, ट्रेडिशनल विजडम को चैलेंज करने में। लेकिन जैसा रिव्यूज बताते हैं, ये कोई प्रैक्टिकल कैसे करें गाइड नहीं है। सही कहा। ये एक पावरफुल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, एक कैटलिस्ट, पर इसे फाइनल वर्ड या फुल प्रूफ गाइड नहीं मानना चाहिए। इसे एक मोटिवेशनल माइंडसेट बुक की तरह लेना बेस्ट है। और इसकी सीख को अपनी सिचुएशन, रिस्क टॉलरेंस और दूसरी विश्वसनीय जानकारी के साथ तौलना जरूरी है। बिल्कुल। तो इस गहरी पड़ताल के बाद हम श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहेंगे। कियोसाकी के उस पावरफुल सवाल से प्रेरणा लेकर मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? जरा सोचिए, पैसे को लेकर आपकी अपनी कौन सी एक धारणा या विश्वास है जो शायद आपको रोक रहा है? कौन सा मैं नहीं कर सकता है जिसे मैं कैसे कर सकता हूं मैं बदलकर आप अपने लिए नए फाइनेंशियल रास्ते खोल सकते हैं? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है रिच डैड पुअर डैड के इस बहुआयामी पड़ताल ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा।